अब चर्चा में आगे भाग लेंगे और लास्ट स्पीकर हैं श्री सुदर्शन बबलू जी। माननीय सदस्य सुदर्शन बबलू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट की चर्चा में शामिल होने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं चिंतपूर्णी विधानसभा से चुन करके माननीय सदन में आज मैं पहली बार बोल रहा हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने समय दिया। और मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही एक बात बोल रहे हैं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उसका प्रमाण इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सचिवालय जाने की परंपरा को तोड़ते हुए टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम में जाकर के उन बच्चियों की समस्याओं के बारे में जाना और उनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और इन्होंने प्रमाण दिया कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की कमान संभाली, प्रदेश की वित्तीय हालत ज्यादा सही नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने सत्ता ग्रहण करते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। इसका लाभ 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में ग्रीन हिमाचल बनाने का जो जिम्मा अपने ऊपर लिया, मैं समझता हूं ये एक प्रमुख विषय है हमारी प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि आज हिमाचल का जो पर्यावरण है उसके ऊपर भी हमें गहरी चिंता करने का समय है, क्योंकि हमारा प्रदेश एक टूरिस्ट प्रदेश के नाम से जाना जाता है और यहां की ग्रीनरी, जहां की बर्फबारी हमारे सैलानियों को प्रभावित करती है। इसीलिए हमारे दूर दराज से, हमारे अलग अलग प्रदेशों से ही नहीं, विदेशों से भी हमारे लोग यहां पर सैलानी लोग जो है हिमाचल में आते हैं। पर पर्यावरण की हालत आज ऐसी है कि पूरी सर्दियां जहां निकल गई हैं, शिमला में एक बार भी बर्फबारी तक नहीं हुई। बरसात में बारिश नहीं होती और जब भी कभी बरसात होती भी है तो एक भारी बाढ़ के रूप में वो अपना प्रवेश होती है और जिससे हमारे रास्ते, हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं और हमारे सैलानियों को प्रदेश में आना मुश्किल हो जाता है। और जैसे अभी बर्फबारी की बात की जाए तो अभी इससे ये भी एक चिंता का विषय है कि हमारा जो प्रदेश है एक बागवानी भी प्रदेश है, जिससे हमारी फसलें कुछ ऐसे मौसम पर भी निर्भर हैं। तो जो ग्रीन हिमाचल बनाने का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, ये बहुत ही बढ़िया मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के जितने भी नेतागण हैं मिलजुल के हमें
समर्थन, इनको भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये विषय अकेला पार्टी का ही विषय नहीं है, ये हिमाचल वासियों के हित का विषय है। सो मैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस इनिशिएटिव के लिए मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक आम परिवार से, एक गरीब परिवार से निकले हुए नेता हैं और ये गरीबों का दर्द भली भांति जानते हैं। इन्होंने इसीलिए आते ही मनरेगा की जो मजदूर है उनकी दिहाड़ी बढ़ाने का निर्णय लिया और आशा वर्कर जो हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक प्रदेश को संवारने के लिए एक रीढ़ की हड्डी के रूप में भांति काम करते हैं। मैं थोड़ी सी कोरोना समय की बात करूं। कोरोना का समय हमारे माननीय विपक्ष के सभी सदस्य, हमारे नेतागण सभी कोरोना की समय की दुहाई देते हैं कि हमने ऐसा किया। मैं आशा वर्कर की बात करूंगा कि जब कोरोना की सेकंड वेव आई तो आशा वर्कर के ऊपर इन्होंने एक फरमान जारी किया हमारी सरकार ने कि जो आशा वर्कर हैं ये कोरोना पेशेंट के घर जाएंगी, उनका हालचाल, उनको दवाइयां देंगे और उसके साथ आप उनके घर में गए या नहीं गए इसको प्रमाणित करने के लिए आप कोरोना पेशेंट के साथ सेल्फी भी लेंगे। उस फोटो खींच करके आप हमें भेजेंगे, विभाग को भेजेंगे। विभाग का ये था, क्योंकि फोटो लेने के सॉरी फोटो लेने के लिए लेकर के विभाग को भेजेंगे। पर फोटो जो विभाग पर, मैं जहां तक समझता, जब कोरोना का समय आया मैं आशा वर्कर के साथ हम जब तब मिले कि जब एक कोरोना पेशेंट, मेरा खुद का मेरा जानने वाला संबंधी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव हो गया। सरकार की व्यवस्था ऐसी रही कि कोरोना पॉजिटिव के घर के बाहर 2 पुलिस वाले बैठा दिए, ना उनके घर में कोई जा सकता है, ना उनके घर का कोई बंदा बाहर आ सकता था। और मुझे उस कोरोना पॉजिटिव जो हमारे जानने वाले थे उनका मुझे फोन आया। उन्होंने बोला कि बबलू जी हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ना मुझे बुखार है, ना मुझे खांसी है, ना मुझे जुकाम है, पर मुझे इतना पता है कि मेरा परिवार स्वस्थ जिंदा नहीं रहेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों को दूध भी चाहिए, मेरे बच्चों को दही भी चाहिए, मेरे बच्चों को खाने के ब्रेड भी चाहिए, पर यहां पर मेरे घर में मैं तो ना मेरे घर में कोई आ सकता है, ना मेरे घर से कोई बाहर जा सकता है। सो हमने उनके जैसे तैसे करके उनके घर में राशन पहुंचाया। पर जब हमने उनका सोचा कि ये जो परिवार है जो ठीक है, पैसे से भी ठीक है, पर अगर इसकी ये हालत है तो आम परिवार की क्या हालत होगी। मैं थोड़ी सी बात बोल रहा, आपने कोरोना पे बात बोली थी, आपने कोरोना की बात कही थी, तो ये बजट से जुड़ा। तो हमने उस समय, हमारी टीम ने लगभग 3000 परिवारों को राशन पहुंचाया। पर हमने आशा वर्कर का जब हाल जाना तो आशा वर्कर को हमने पीपीई किट, सैनिटाइजर, हमने आशा वर्कर से पूछा कि आपके पास सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास सरकार की तरफ से ना तो मास्क है, ना सैनिटाइजर है। और हमने उनको वो सामान मुहैया कराया, हमारी टीम ने वो सामान मुहैया कराया। और मैं आप बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने उस समय जिम्मे लिया कि जो बाहर लोग फंसे थे हम उनको प्रदेश में लेके आने के लिए हमारी सरकार ने काम किया। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उस समय जो लोग आपने हाथ खड़े कर दिए, वो जो लोग बाहर फंसे थे बेचारे बाहर फंसे रहे। और उसके बाद जो लोग चोरी के रास्ते से आए, जो लोग चोरी के रास्ते से आने की जिन्होंने कोशिश की, उनके ऊपर अपने मुकदमे दर्ज किए, लाठियां बरसाई और मुकदमे दर्ज किए, उनके ऊपर एफआईआर हुई। सो मैं ये समझता हूं कि जो आशा वर्कर के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशा वर्कर और आंगनवाड़ी की जो मानदेय बढ़ा के उनको जो काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और उसके बाद विधवा नारी और एकल नारी का
उनका घर बनाने का जो सपना था वो भी हमारी सरकार ने जो पूरा किया, उसके लिए भी बजट का प्रावधान करके 1.5 लाख रुपए हमारी सरकार ने, और उनके घर बनाने के लिए और उनके लिए पानी का और बिजली का कनेक्शन जो है हमारी सरकार देगी। ये भी हमारी सरकार का जो पहला जो कदम है हमारी सरकार का है बजट में। शिक्षा के संस्थानों को, जो अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए 27 साल तक हमारी सरकार ने सरकार ही माता सरकार ही पिता ये भी इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिया। और उसके साथ साथ 4,000 रुपया उनको हर महीने जेब खर्ची भी हमारी सरकार ने दिया। ये माता सरकार ही पिता ये भी दायित्व हमारी सरकार निभा रही है। मैं जहां पर देख रहा हूं कि पिछले 3 महीने से एक ही बात पे चर्चा हो रही है कि आपने संस्थान बंद कर दिए, अपने संस्थान बंद कर दिए। मैं चिंतपूर्णी विधानसभा की बात करूं कि चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर प्राइमरी 20 से ऐसे स्कूल है जो सिंगल टीचर या विदाउट टीचर चले हुए हैं। मैंने जैसे ही हमारी सरकार बनी, मैंने डिप्टी डायरेक्टर से छोटी सी मीटिंग बुलाई और मैंने उनसे पूछा कि जिला ऊना के अंदर लगभग 35 स्कूल जो है जो सिंगल टीचर है या विदाउट टीचर हैं, और उसमें से सिर्फ चिंतपूर्णी विधानसभा के 20 स्कूल हैं। और मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि पिछले 5 साल में हमारी किसी ने मीटिंग नहीं बुलाई, आज पहले बार हो गई। विधायक जी ने हमें बुला के पूछा कि शिक्षा का हालात क्या है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आते ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का जो खोलने का निर्णय हर विधानसभा में लिया। उसके लिए मैं शिक्षा की व्यवस्था को जो सुदृढ़ बनाने के लिए जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और हेल्थ की बात करें, हमारे शिक्षा के ये आप कर रहे थे कि हमारे संस्थान बंद कर दिए। मैं हमारे 2 कॉलेज जो मैं अभी वहां पर चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर चिंतपूर्णी में एक कॉलेज है, वहां पर एनुअल फंक्शन में के लिए मुझे बुलाया गया। वहां पर हमारे 18 प्रोफेसर के जो पद है वो खाली हैं, और वहां की जो बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता है कि वहां पर मुझे प्रिंसिपल जी ने अपने भाषण में ये बात बोली। बारिश हो रही थी कि हमने जहां पर जो फंक्शन है हमने बारिश में इसलिए थोड़ा ग्राउंड में किया कि जिस हॉल के अंदर हम अगर फंक्शन करते, अगर बच्चों ने जैसे अपनी प्रस्तुतियां दिखाई वहां पर, तो उनकी प्रस्तुतियों से ये लेंटर गिर जाना था। अगर आप शिक्षा का संस्थानों को इतनी गंभीर होते खोलने के लिए, तो आप जो पुराने शिक्षा के संस्थान थे उनको सुदृढ़ करते तो ज्यादा अच्छा होता। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया, मैं समझता हूं कि बहुत ही सराहनीय है। और उसके बाद हेल्थ की बात करूं, हेल्थ के अंदर हमारी चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर अंब में अल्ट्रासाउंड मशीन जो पिछले 5 साल से बंद पड़ी थी, आपकी सरकार ने एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए। जो पिछले 5 सालों में जो दो हमारी अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद पड़ी थी, हमारी सरकार आते ही हमने वहां पर डॉक्टर का प्रबंध किया। आज वहां पर दोनों चिंतपूर्णी विधानसभा की अंब में जो है वो अल्ट्रासाउंड हो रहा है, और बहुत जल्दी वो चिंतपूर्णी विधानसभा में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है कि उस मशीन को भी चालू करेंगे, और वहां पर भी हम अल्ट्रासाउंड करने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के प्रबंध करेंगे। सरकारी 25,000 नौकरियां युवाओं में एक नई आशा लेके आई है, और हमारी सरकार का जो भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि युवाओं में पिछले 5 साल में सिर्फ पेपर ही बिके, अब इनके सरकार में नौकरियां तो मिली नहीं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बागवानी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,292 करोड़ की लागत से आने वाले 5 वर्षों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जो बात कही है, ये भी एक हमारी सरकार की एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और मैं माननीय महोदय, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरे निचले क्षेत्र में हमारी आम की जो फसल होती है, बहुत ज्यादा फसल वहां पे आम की होती है, उसके लिए सरकार जो उसकी फसल की खरीद है वो जुलाई महीने में करती है। तो अगर उसको
मई के अंत में कर ली जाए तो उसकी जो है हमारे किसानों को उसका फायदा होगा, हमारे बागवानों को भी उसका फायदा होगा। तो मैं आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो खरीद है इस समय से जुलाई महीने से पहले हो। और उसके बाद एक ड्रैगन फ्रूट की बात है, मेरा क्षेत्र ऊना, मैंने ड्रैगन फ्रूट के वहां पर मैंने सर्वे किया, मेरे क्षेत्र के अंदर ड्रैगन फ्रूट का वहां पे जो प्लांट लगा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ पे लगा है और ड्रैगन फ्रूट वहां पे उगाते भी हैं। मेरा जो क्षेत्र है वहां पर जंगली जानवरों का बहुत नुकसान होता है, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से जिन्होंने काम किया कि जिसको ना तो जंगली जानवर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जहां पर जिसकी 1 किलो सेब की जैसे कीमत है तो उसके 1 पीस की कीमत है, जिसकी डिमांड भी पूरे हिमाचल में, क्या प्रदेश में भी उसकी डिमांड है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागवानी के क्षेत्र में भी जो अपना बढ़िया फैसला लिया, तो इसके लिए मेरा ऊना का जो मौसम है वो ड्रैगन फ्रूट के लिए सुटेबल है। तो मैं चाहूंगा कि वहां पर ड्रैगन फ्रूट का तो जो है किसानों को उसका फायदा मिले, तो उस पे। और दूसरी बात, आलू की फसल के लिए जिला ऊना सबसे आगे है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी गुजारिश करूंगा कि वहां पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो आलू का जो हमारे किसान है जो बाहर जाके बेचते हैं, उसके लिए उन लोग हमारे वही किसानों के लिए अगर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो वो उन लोग वहां पर भी अपना जो है अपने फसल को बेच सकें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट को पेश किया, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का पूरा विश्वास है ये बजट केवल औपचारिक दस्तावेज ना होकर के प्रदेश के विकास के लिए नई सोच और नई दिशा देने वाला नीतिगत दस्तावेज सिद्ध होगा। ये ऐसी में मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं इस बजट के जैसे माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट को पेश किया, मैं इसका समर्थन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आम परिवार से, गरीब परिवार से हर वर्ग का ध्यान रखा। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि परों से उड़ान होती है? कौन कहता है कि परों से उड़ान होती है? आसमान उसी का है जिसके हौसलों में जान होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।